तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सबसे पहले तो पहला जो बात आती है कि आखिर पॉपुलेशन क्या होती है। व्हाट इज पॉपुलेशन? आबादी किसको कहा जाता है? तो पहले तो इसको समझते हैं कि आबादी किसको कहा जाता है, उसके बाद किसी और चीज़ पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले ये देखिए, जैसे सिंपल तरीके से देखिएगा, एक इंसान है, सिंगल पर्सन है, वन पर्सन है, हम बोलेंगे ये एक पर्सन है, एक इंसान है। जब ऐसे 100 इंसान आ जाएंगे तो हम बोलेंगे ये इंसान की आबादी है, ये इंसान की आबादी है। इसी प्रकार से जब डॉग्स होंगे, कुत्ते होंगे, तो हम एक डॉग होगा तो हम उसको एक डॉग बोलेंगे, लेकिन जब वो 100 डॉग हो जाएंगे तो हम बोलेंगे ये डॉग्स की पॉपुलेशन है। जब बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के लोग मिलते हैं तो हम उनको फिर बाद में कम्युनिटी कह देते हैं, समुदाय कह देते हैं। उतना आगे नहीं जाना है, बस ये समझो जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हमको पॉपुलेशन की चीज़ें पढ़नी रहती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज नथिंग बट स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, और कुछ भी नहीं है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। आबादी से संबंधित अलग अलग चीज़ों के जो भी आयाम होते हैं उनको पढ़ने का जो एक डिपार्टमेंट है उसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम है। जैसे ये एक फ़ोटो यूपी से है, ये एक फ़ोटो यूपी से है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक ही गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं। ये इस जनरली नारा चलता है हम दो हमारे दो, लेकिन यूपी में चलता है हम दो बाकी हमारे गिन लो। तो अलग अलग आयाम है ये, अलग अलग आयाम है ये पढ़ने के। हम एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि आखिर यूपी में क्या हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। इसी प्रकार से बिहार में देखिए, देखिए जनहित में जारी बिहार क्या कह रहे हैं, हम दो हमारे दो, तीसरा हुआ तो मुंबई भेज दो। अब ये सुनने में तो कॉमेडी लग रहा है कि मुंबई भेज दो, ये बहुत नॉर्मल लग रहा है सुनने में कि किसी व्हाट्सएप में आया हुआ मीम का जोक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक बहुत ही गंभीर बात बता रहा है कि हमारे देश में बिहार एक ऐसा देश है, बिहार एक ऐसा शहर है या राज्य है जिस राज्य में नौकरी नहीं है, और अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनको नौकरी के लिए माइग्रेशन करना पड़ता है बड़े शहरों में, जैसे मुंबई। माइग्रेशन या प्रवास करना पड़ता है मुंबई जैसे शहरों में। तो ये सारी चीज़ें सीरियस बातों को भी बताती हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। सिंपल बात, लिखते भी चलना है बेटा साथ में। पॉपुलेशन का अर्थ होता है नंबर ऑफ पीपल इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी एक इलाके में, ज्योग्राफिकल इलाके में कितने लोग उस समय प्रेजेंट हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, आबादी कहते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, किसी भौगोलिक इलाके में कितने नंबर में लोग उपस्थित हैं, उस चीज को पॉपुलेशन या जनसंख्या कहा जाता है, आबादी कहा जाता है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये हो गई। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जनसंख्या वितरण, फैलाव कैसा है, रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इस चीज का अध्ययन करना कि लोग आखिर दुनिया में फैले कैसे हुए हैं। इस चीज को इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए यह कोई बड़ी जगह है, अब इसमें ए पॉइंट पे बहुत सारे लोग फैले हुए हैं और बी पॉइंट पे एक या दो बंदे ही हैं। इसकी जब हम स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जनसंख्या वितरण। जब हम इस चीज़ का स्टडी करते हैं कि कहाँ पे लोग किस तरीके से फैले हुए हैं, उस चीज़ को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये एक कमरा है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो आप देख पाओगे कि ये एक कमरा है और एक कमरे में दो दो चार दो छः और वो पीछे एक बच्चा सो रहा है, सात। ये एक कमरे में 7 लोग हैं। किसी जगह पे बहुत ज़्यादा घनत्व में लोग हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बैठे हुए हैं, और कुछ जगहों पे जैसे आप इस जगह को देखिए, ये पूरे इलाके में कुल एक ही घर है। तो इन बातों से हमको ये पता चलता है कि दुनिया में पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक समान रूप से वितरित नहीं है। असल में जनसंख्या जो है वो एक समान रूप से वितरित होने की बजाय अलग अलग रूप में विस्तृत है या फैली हुई है
किस जगह पे बहुत ज्यादा है, किसी जगह पे बहुत कम है। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की 90% जो आबादी है वो केवल और केवल 10% लैंड एरिया में रहती है। इसका कहने का मतलब है कि बाकी बचा हुआ 90% इलाका, 90% एरिया खाली है। मतलब पूरे वर्ल्ड में, अगर हम बोलें पूरे वर्ल्ड में 100 एकड़ जमीन है और पूरे वर्ल्ड में 100 लोग हैं, तो ये 90 लोग केवल 10 एकड़ जमीन पे रहते हैं और बाकी बचे हुए 90 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में पॉपुलेशन भले ही कितनी भी हो, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, असामान्य है, एक जैसा नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनको हम बोलेंगे ओवर पॉपुलेटेड, वहां आबादी लिमिट से ज्यादा है, जैसे इंडिया। इंडिया में आबादी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां आबादी बहुत कम है। ठीक है, तो 90% ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो केवल और केवल 10% एरिया में रह रही है वर्ल्ड के, और बाकी 90% वर्ल्ड का एरिया खाली पड़ा है। पहाड़ हो गए, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, रशिया हो गया, आधे से ज्यादा। यहाँ लोग रह नहीं सकते तो इलाका खाली पड़ा है। जहाँ लोग रह सकते हैं वहां इतने रह रहे हैं कि जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं है जमीन की, उससे ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं। अगर हम रीजन वाइज पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें कि किस इलाके में ज्यादा आबादी रहती है, किस इलाके में कम आबादी रहती है, कई क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत आबादी रहती है और कई क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम आबादी रहती है। तो आप इस मसल मैन को देखिए, इसके दो हाथ हैं। एशिया वाला हाथ कुछ ज्यादा ही फूला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया वाला हाथ कुछ कम ही फूला हुआ है। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये बता रहा है कि दुनिया में जब हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, जब हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं, जब हम वर्ल्ड मैप बनाते हैं तो कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया, जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम आबादी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लिमिटेड आबादी है, जैसे यूएसए। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नाम मात्र की आबादी है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया तो ट्रेन में घूमता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जितनी आबादी है वो हमारे यहाँ केवल ट्रेन में सफ़र करती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में जितनी आबादी है वो हमारे यहाँ ट्रेन में सफ़र करती रहती है। और इसी बेसिस पे हेडिंग डालेंगे रीजन वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या का वितरण, रीजन वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इस मीम को देखिए, एशिया इतरा के कह रहा है मेरी पॉपुलेशन हर कोने में फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है अब तो रुक जा भाई। और यूएस, अफ्रीका और अमेरिका केवल मुंह उठा के देख पा रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। ये क्यों ऐसा बनाया गया है? इसके पीछे एक कारण है। एक रिपोर्ट आई थी अभी, एक रिपोर्ट आई थी अभी। इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि अगर आप दुनिया के 10 लोगों को उठाते हैं रैंडमली, ऐसा कोई जानबूझ के नहीं कि इसी को उठाना है, किसी भी 10 लोगों को उठाएंगे, किसी भी 10 लोगों को, तो इन 10 लोगों में से 4 लोग इंडियन निकलेंगे और 3 लोग चाइनीज निकलेंगे। कहने का मतलब है आप दुनिया में कहीं से भी 10 लोगों को उठा लीजिए, कहीं से भी। आप अमेरिका जाइए और वहाँ के 10 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए रैंडम, और फिर उनके आप सैंपल लीजिए तो वो बताएंगे देखो हम इंडियन हैं। 4 लोग इंडियन निकलेंगे, 3 लोग चाइनीज निकलेंगे। बाकी बचे हुए 3 लोग या तो वो खुद अमेरिका के होंगे, या अफ्रीका से आए होंगे, या फिर वो साउथ अमेरिका से आए होंगे। कहने का मतलब है कि एशिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वह पूरे विश्व में फैले हुए लोगों में से आती है। और इसीलिए अब मजाक की बातों से हटके सीरियस बातों पे आते हैं। रीजन वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व की जब हम बात करें तो हमको पता चलता है कि एशिया में जो एशियाई क्षेत्र है, जो एशियाई क्षेत्र है वहां पे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन रहता है। मतलब एशिया में वर्ल्ड का 60% लोग रहते हैं। बात समझ रहे हो? जय हिंद बेटा सुमित। क्या हुआ, आ तो बहुत पहले गए थे, अभी जय हिंद कर रहे हो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एशिया में विश्व के 60% लोग रहते हैं। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, अभी मेंस पे भी आएंगे।
एशिया में वर्ल्ड के 60% लोग रहते हैं। मेंस में ये पूछेगा कि एशिया में ही क्यों रहते हैं, मेंस में पूछेगा एशिया में ही क्यों रहते हैं। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, और एशिया में भी जो दो इलाके हैं, एक इंडिया है जो वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन अपने पास रखता है, 18% पॉपुलेशन वर्ल्ड की अपने पास रखता है इंडिया, और दूसरा इलाका है चाइना जो लगभग 17% पॉपुलेशन अपने पास रखता है। क्योंकि अभी की रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। कुछ तो चीज़ें हैं जिसमें भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है, और वो है बच्चों को पैदा करने की संख्या में। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। एशिया सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहती है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका में लगभग 17% लोग वर्ल्ड के रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है यूरोप, जहाँ लगभग 10% लोग रहते हैं। चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, जहाँ लगभग 9% के लोग रहते हैं। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, जहाँ लगभग 5% लोग रहते हैं। और मैंने बताया ये ओशिनिया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और जो आइलैंड्स हैं आजू बाजू के, मैक्रोनेशिया, सुना है क्या इनका नाम कभी आपने? सिद्धार्थ सर पढ़ा दिए हो कभी गलती से। मैक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ये जो छोटे मोटे टापू पड़ते हैं बाजू में, मात्र 0.5% आबादी है वर्ल्ड की। क्या अब आप मुझे बताइए, आपको ये मीम अब समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ को इतना कमज़ोर क्यों बनाया गया है? ये बड़ा कमज़ोर लेग पीस है क्योंकि केवल वर्ल्ड का 0.5%, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के आसपास सुमित, केवल 0.5% विश्व की आबादी ऑस्ट्रेलिया में है, और वर्ल्ड की 60% आबादी एशिया में है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और गौर करें इस टेबल में, तो आपको पता चलेगा कि एशिया में भारत एक कैसा देश है, डेवलप्ड कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री है, विकसित देश है कि विकासशील देश है? आप बोलोगे सर वो डेवलपिंग कंट्री है, वो अभी हो रही है डेवलप, धीरे धीरे हो रही है, अभी हम अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाए हैं। चाइना कैसा है? डेवलपिंग है। और देखिए पाकिस्तान कैसा है? डेवलपिंग है। बांग्लादेश कैसा है? डेवलपिंग है। कजाकिस्तान कैसा है? डेवलपिंग है। ईरान, इराक कैसा देश है? डेवलपिंग है। सऊदी अरेबिया डेवलप्ड हो गया, लेकिन उसके आजू बाजू के सब कैसे हैं? विकासशील देश हैं। कहने का मतलब है ये लोग इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए, इसीलिए आबादी बढ़ रही है। अफ्रीका को देखिए, 17% आबादी। अफ्रीका में तो आदिवासी रह रहे हैं जंगलों में। आज आपको पता चलेगा कि अफ्रीका आने वाले समय में एशिया को पीछे छोड़ देगा। आने वाले समय में एशिया की आबादी कम होगी और अफ्रीका की आबादी ज़्यादा होगी। इसके बारे में आज आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये टेबल बना लिया, ये टेबल बना। आपको ये पूरी टेबल नहीं बनानी है, आपको सिर्फ ये वाला कॉलम बनाना है और ये वाला कॉलम बनाना है बस। सिर्फ दो कॉलम बनाने हैं, क्षेत्र वाला और परसेंटेज वाला। थोड़ा मोटा मोटा एक अंदाजा रहना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला एक फोटो देखिए, इस फोटो को देखिए। इसमें भारत के दो राज्यों को कंपेयर किया गया है। एक तरफ यूपी बिहार है और एक तरफ केरला है। यूपी बिहार में जेठालाल जो है, यूपी बिहार से हम बिलोंग, वैसे तो जेठालाल गुजरात से है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जेठालाल जो है वो यूपी बिहार से है। अब जेठालाल कह रहा है हम लोग बच्चे ज़्यादा ही करते हैं इडली। किसको कह रहा है? अय्यर को, जो साउथ इंडिया से है। और जेठालाल तुम्हारे कारण सरकार हमें कम पैसा देती है। ये क्या सिनेरियो बन रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यूपी बिहार में, यूपी जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया वाला स्टेट है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया वाला राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है कौन? यूपी। सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे है, लगभग मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये 22-23 करोड़ से ज़्यादा आबादी यूपी में रहती है। बिहार भी पीछे नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट है आबादी के नाम पर। तीसरे सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी में। अब ये नया शब्द आ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, नया शब्द आ गया। केरला, अब अच्छा एक बात देखिए, बिहार एजुकेशन में अच्छा है कि बुरा है? सबसे खराब एजुकेशन का लेवल जो है, लिटरेसी रेट जो है, शिक्षा का स्तर जो है वो बिहार में सबसे खराब। केवल और केवल 60% लोग पढ़े लिखे हैं।
केरला में पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 99% के आसपास हैं। 2021 के डेटा के हिसाब से 94% लोग केरला में पढ़े लिखे हैं। बिहार में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बिहार में हेल्थ फैसिलिटी कम है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी 100% के बराबर है। तो क्या ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ कारण हैं जो इंडिया में अलग अलग तरीके से आबादी को बढ़ा रहे हैं? इन्हीं कारणों को हम मेंस में देखते हैं। इंडिया का सिनेरियो देखिए, यूपी को देखिए कैसा एकदम डार्क पड़ा हुआ है। वो डार्क होने का कारण ही यही है कि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको और यहाँ से हम मेंस का तैयारी शुरू करेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आबादी के वितरण को निर्धारित करने वाले कारक। आबादी के वितरण को निर्धारित करने वाले कारक। इस मीम को देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक। पहले हम समझेंगे, उसके बाद इनको लिखेंगे भी। पहले समझने पे जोर देना है, आगे चल के मैं आपको लिखवा भी दूंगा। देखिए हम इनको लिखेंगे भी। फैक्टर्स फॉर लो ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज, हाई ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसमें हम देख लेंगे, लिखेंगे भी इसको। अभी पहले समझने पे जोर दीजिए। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक क्या है? किसी भी जगह के, अगर हम आपसे बोले पॉपुलेशन ज़्यादा होगी किसी इलाके में, उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इसको मत देखिए, स्क्रीन को मत देखिए, आप पहले खुद से सोच के बताइए कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से आप क्या समझते हैं। मैं आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ फिजियोग्राफी की, या फिर जिसको हम भू आकृति कहते हैं, आप मुझे खुद बताइए, आपको एक फ्लैट इलाके में रहने मिलेगा, प्लेन्स में रहने मिलेगा, तो आप यहाँ पे आबादी ज़्यादा आएगी रहने के लिए, या फिर पहाड़ों में रहने मिलेगा तो यहाँ पे आबादी ज़्यादा आएगी रहने के लिए। यहाँ पे आप खेती कर सकते हो, यहाँ पे आप घर बना सकते हो, यहाँ पे आपको स्कूल की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको रोड्स अच्छी मिल जाएंगी, यहाँ पे आप बाइक चला सकते हो, यहाँ मार्केट अच्छा मिलेगा आपको। मैदानों में, ये पहाड़ों में आएंगे तो पहाड़ों में रोड अच्छी नहीं मिलेगी, घर बनाने में समस्याएं हैं, बारिश आरिश होती रहेगी, कभी भी घर टूट के गिर सकता है, लैंडस्लाइड की समस्या है, भूकंप आता रहता है। खुद बताइए आबादी ज़्यादा रहने कहाँ जाएगी, प्लेन्स में कि माउंटेन्स में? ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लेन्स में रहने ज़्यादा जाएगी। तो फिजियोग्राफी एक फैक्टर होता है, मतलब भू आकृति एक फैक्टर होता है, मतलब कहने का ये मतलब है कि भू आकृति निर्धारित करता है, फिजियोग्राफी निर्धारित करती है कि आबादी कहाँ ज़्यादा होगी। जनरली ऐसा देखा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में आबादी ज़्यादा होती है। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल है। गंगा यमुना के मैदानों के पास जो यूपी है, वो भारत का हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला इलाका है। क्या अब मेरी बात उस जेठालाल वाले मीम से कनेक्ट हो पा रही है कि ये वाला इलाका हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला इलाका है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला इलाका? ठीक है। दूसरा देखिए, क्लाइमेट। किस क्लाइमेट में लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे? कि वो एक नॉर्मल ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सभी प्रकार का एग्रीकल्चर हो जाता हो, इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बराबर से रेनफॉल हो जाती हो, इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कोई ज़्यादा आपदा या डिजास्टर ना आता हो, लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे? या फिर ऐसे इलाके में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हर साल साइक्लोन आता रहता है, जहाँ हर साल बवंडर आते रहते हैं, हर साल अर्थक्वेक आता रहता है? कहाँ रहना पसंद करेंगे बताएं मुझे? वो ऐसे इलाके में रहना पसंद करेंगे जिस इलाके में सब चीज़ें बढ़िया मिलेंगी। अब इसको देखिए, यूपी बिहार के लोग, ये यूपी बिहार के लोग इतने ज़्यादा धनी लोग हैं कि गंगा के मैदान इन्हीं को मिल गए हैं पूरे। जो गंगा के प्लेन्स हैं वो इन्हीं के नसीब में आ गए हैं। और ये गंगा के प्लेन्स जब इनके नसीब में आ गए तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हम रहते हैं यूपी में तो सब बढ़िया है, तो परिवार बना लिए। कहने का मतलब है, अगर आपको एग्रीकल्चर अच्छा मिलेगा, आपको क्लाइमेट अच्छा मिलेगा, आपको टेम्परेचर बढ़िया मिलेगा, आपको प्लेन्स मिलेंगे, फिजियोग्राफी अच्छी मिलेगी, लैंड अच्छा मिलेगा, सॉइल अच्छी मिलेगी, वो बंदा फैमिली डेवलप करने के लिए जाएगा। जैसे ही आपको सुकून मिलेगा, वो बंदा फैमिली डेवलप करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए यूपी बिहार में ज़्यादा आबादी है। वहीं दूसरी तरफ आप इस बंदे को देखिए, ये उड़ीसा का बंदा है। उड़ीसा के बंदे से ये रिपोर्टर कह रहा है, ये माइक वाला पूछ रहा है, आपने अपना परिवार क्यों नहीं बनाया? ये उड़ीसा का आदमी है बेचारा, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा।
ये उड़ीसा का आदमी है बेचारा, आप इसकी फोटो देख सकते हैं। बाढ़ आई हुई है इसके यहाँ और घर डूबा हुआ है। ये उड़ीसा का आदमी कह रहा है, साले यहाँ घर का ठिकाना नहीं, बच्चे और परिवार क्या खाक बनाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज है, समस्याएं हैं, ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज है, समस्याएं हैं, तो फैमिली या आबादी कम होती है। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है? क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है कि ज्योग्राफी पॉपुलेशन को डिसाइड करती है। रहने लायक जगह है तो आबादी ज्यादा होगी, रहने लायक जगह नहीं है तो आबादी कम होगी। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में ही अभी क्लाइमेट देखा था, एक और ये फैक्टर देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो पॉपुलेशन को डिसाइड करता है। आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे लगी। भारत की पहली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सिंधु नदी के किनारे लगी। आइए इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। मैं आपको एक आध एग्जांपल नहीं, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना रहा हूं मैं, जो आप लोगों को लगे कि ये लिखना चाहिए नोट्स में वो लिखते चलें। इसके नोट्स मैं क्रिस्प दूंगा आपको, छोटे नोट्स दूंगा, समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है हमको, क्योंकि ये सोसाइटी का टॉपिक है, ये एथिक्स में भी आएगा, ये जीएस पेपर 1 में भी आएगा और जीएस पेपर 4 में भी आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। आपको जो चीज़ लगती है कि हाँ मुझे ये नोट्स में उतारना चाहिए, वो हम उतारेंगे। बाकी मैं नोट्स दूंगा, जो मेजर क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अब इसमें देखिए, इंडस नदी, सिंधु नदी, इंडस वैली सिविलाइजेशन बना, गंगा नदी। क्या आप लोगों ने हिस्ट्री में महाजनपद पढ़े हैं? जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपने हिस्ट्री में महाजनपद का नाम सुना है? क्या सारे के सारे महाजनपद इसी इलाके में नहीं थे जो गंगा के किनारे हैं? इधर देखिए, यहाँ से एक नदी आती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का नाम है नाइल नदी। नाइल नदी के किनारे एक सिविलाइजेशन बनती है, जिस सिविलाइजेशन का नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इसके संबंध थे, किससे संबंध थे इसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इन लोगों की एक बहुत फेमस चीज है, पिरामिड। देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुमित, पिरामिड। यहाँ पे एक टर्की नाम का देश है, दो नदियां आती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। दो नदियां आती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी। इन नदियों को दजला फरात कहा जाता था पहले, दजला फरात। दो नदियां आती हैं यहाँ से, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, जिसे दजला फरात कहते थे पहले, यहीं पे आपको देखने को मिलती है। इनसे भी हमारे संबंध हुआ करते थे। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, सुना होगा नाम आपने, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या इन बातों से ये क्लियर नहीं हो रहा कि पानी की अवेलेबिलिटी होने पर सोसाइटी डेवलप होती है? बताएं मुझे, पानी की अवेलेबिलिटी होने पर सोसाइटी डेवलप होती है। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, नील वैली सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंगा वैली सिविलाइजेशन, और साथ ही साथ मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। देखिए, जो बंदा पंजाब, यूपी ऐसे इलाकों में रह रहा है जहाँ पे ग्राउंड वाटर और नदी का पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ आबादी भी ज़्यादा है। हम ये हुए नहीं है, ये और है। हम और हमारे बच्चे मोटर चला के ही नहाते हैं, और एक तरफ ये दूसरा किसान है, बिल्कुल रेगिस्तान है, खुद खा लें पहले, बाद में बच्चों का सोचेंगे। आई थिंक आपको ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये रेगिस्तान का आदमी क्या कह रहा है कि पहले बिल्कुल रेगिस्तान जगह है, पहले खुद का तो खा लें, बाद में बच्चों का सोचेंगे। इसी के जैसा एक और फैक्टर आता है, सॉइल, मिट्टी। जहाँ की मिट्टी फर्टाइल होगी, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी होगी, जहाँ खेती बाड़ी अच्छी हो सकती होगी, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। बीच वाली फोटो सुमित इसीलिए है कि ये जो पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें कि पानी की ऐसी बर्बादी ना करें कि मोटर चला के ही नहाएं। भाई पानी टंकी में भर लें और उससे भी नहा सकते हैं। ये गांव में खेत में कई लोगों को मैंने देखा है कि मोटर चला के बच्चों के साथ 1-1 घंटा नहाते रहते हैं। पानी की बहुत बर्बादी है। ये राजस्थान जैसे इलाकों में पानी की बहुत कमी है, जयपुर वगैरह में, और इसीलिए वो एक मैसेज है, सोशल मैसेज है बस। तो ये जो पंजाब वगैरह वाले इलाके हैं, यूपी, यहाँ आबादी ज़्यादा रहती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहती है। ये देखिए,
ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये जो मैंने आपको फिजियोग्राफी वाला पॉइंट बताया था ना, ये जो फिजियोग्राफी वाला पॉइंट बताया था, भू आकृति वाला पॉइंट बताया था, उसी का उदाहरण है। ये फोटो कहाँ की है? ये लद्दाख की फोटो है। ये लद्दाख की फोटो है। लद्दाख की फोटो में हम देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक एक छोटा सा टीला दिख रहा है घर का। लेकिन ये फोटो कहाँ की है? ये फोटो कहाँ की है बेटा? ये फोटो है कुंभ की। ये कुंभ मेले की फोटो है। और इस फोटो को देख के पता चलता है कि मैदानों के, प्लेन्स वाले इलाकों में किसी एक बच्चे का माइक चालू हो गया है। इससे पता चलता है कि प्लेन्स वाले इलाकों में आबादी बहुत ज्यादा रहती है। आप देख सकते हो आबादी, देख रहे हो? क्या ये देख पा रहे हो? प्लेन्स, मैदानों के इलाकों में आबादी देखो, और दूसरी तरफ लद्दाख। तो कहने का मतलब है, ये कह रहा है प्लेन्स में इतनी आबादी है, लोग मर जाते हैं, इसीलिए ये राजू की फोटो लगाई हुई है कि जिंदा बचना है तो भागो। इसी के साथ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे? अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताइए, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? लिखते चलना साथ साथ में। भौगोलिक कारक कौन कौन से होंगे? भौगोलिक कारकों में सबसे पहले हमने देखा फिजियोग्राफी या भू आकृति, फिजियोग्राफी या भू आकृति। अब इसके अंदर का मैटर हमको पता है। अंदर का मैटर क्या है? अंदर का मैटर ये है कि पीपल टेंड्स टू लिव मोर इन प्लेन्स as compared to as compared to difficult terrain like mountains, hills, एक्सेट्रा। फिजियोग्राफी के अंदर हम क्या लिख, मैं एक ही पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको, इसके बाद बाकी आप खुद लिखेंगे। फिजियोग्राफी या भू आकृति में पीपल या जो लोग होते हैं वह मुख्यतः पसंद करते हैं समतल क्षेत्रों में रहना तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों की। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल है। गंगा प्लेन्स। क्या इसका मैप बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। हमने तो कई बार बनाया हुआ है भाई गंगा के प्लेन्स। एक छोटा सा मैप बनाने में कोई इशू नहीं है। ये बन गया भाई गंगा प्लेन्स। उत्तर प्रदेश डैश हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया। क्या कोई वर्ल्ड का एग्जांपल दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। यांगसी प्लेन्स, जिन्हें चाइना के ग्रेट प्लेन्स भी कहा जाता है, चाइना के मैदान भी कहा जाता है। अगर आप अपनी एटलस निकाल के रखे हो और आप चाइना का मैप निकाल के देखोगे यांगसी नदी के किनारे, आप देखोगे कि जो हम चाइना का मैप बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना, चाइना का ये पेट निकला हुआ है ऐसा, ये आप देखोगे यहाँ से यांगसी रिवर आती है, येलो रिवर आती है, और चाइना के सारे शहर, जितने बड़े बड़े शहर हैं, बीजिंग से लेके शिंजियांग से लेके सब कुछ यहीं पे है, सब इधर ही है। ये इलाका पूरा खाली पड़ा है चाइना का, यहाँ कोई नहीं रहता। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना और लेस पॉपुलेशन वाले इलाके में उदाहरण है आपके पास लद्दाख। क्या पहला पॉइंट पूर्ण रूप से समझ में आ गया? मुझे थम्स अप देके बता दीजिए। इसी में दूसरा पॉइंट क्लाइमेट। इसी में दूसरा पॉइंट क्लाइमेट। अब क्लाइमेट को हम थोड़ा और डिटेल में समझने जा रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझने जा रहे हैं क्लाइमेट को। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को अब थोड़ा सा आईएएस वाला दिमाग की जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बाद में आएंगे।
क्लाइमेट को समझने के लिए आपको थोड़े से आईएएस लेवल के दिमाग की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जो क्लाइमेट है या जलवायु है, ऐसा देखा गया है कि जो विश्व के ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल इलाके हैं, मतलब विषुवतीय रेखा के क्षेत्र हैं और ट्रॉपिकल इलाके हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब कहां से कहां तक की बात हो रही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच के इलाके हैं। वर्ल्ड की मेजर पॉपुलेशन इसी इलाके में रहती है। वर्ल्ड की मेजर पॉपुलेशन इसी इलाके में रहती है। इस बात से तो आप सहमत है ना? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अफ्रीका के यहाँ कॉन्गो जैसे देश हो गए, ब्राजील हो गया, वर्ल्ड की मेजर पॉपुलेशन इसी इलाके में रहती है। 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में वर्ल्ड की ज्यादातर आबादी रहती है। ऐसा क्या है कि वर्ल्ड की ज्यादातर आबादी इसी इलाके में रहती है? पहली बात, ये इलाका मॉनसून क्लाइमेट का इलाका है। यह इलाका मॉनसून क्लाइमेट का इलाका है। मॉनसून क्लाइमेट का मुख्य काम होता है एग्रीकल्चर। जो लोग मॉनसून जलवायु में रहते हैं उनका मुख्य काम होता है खेती बाड़ी करना, कृषि करना। और जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इकट्ठा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि खेत में मेरे परिवार के 5 लोग काम कर लें तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा। और इसीलिए एग्रीकल्चर क्लाइम जो इकोनॉमी वाले लोग होते हैं वह ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा बच्चे होते हैं। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम है बीमारियां। मैं कुछ बीमारियों के नाम लिख रहा हूं, आप मुझे बताना आपने इनके नाम सुने हैं क्या? इबोला, जीका वायरस, कॉन्गो वायरस। इससे मुझे बताओ इनके नाम सुने हैं क्या आपने? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, क्या ये नाम सुने हैं आपने? क्या ये नाम आपने कभी सुने हैं? ये सभी की सभी बीमारियां, आपको जान के हैरानी होगी कि ट्रॉपिकल इलाकों में शुरू होती है। ये सभी बीमारियां ट्रॉपिकल इलाके की बीमारियां हैं। ये सभी की सभी बीमारियां ट्रॉपिकल इलाके की बीमारियां हैं। साथ ही साथ केवल बीमारियों पे नहीं, यहाँ पे आपको मच्छर, मॉस्किटो, स्नेक बाइट्स, सांप के काटने से होने वाली मृत्यु। भारत का कौन सा नंबर है सांप से काटने वाली मृत्यु में? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सांप के काटने से जिस देश में मरते हैं ना, उस देश का नाम भारत है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। तो मॉस्किटो, स्नेक बाइट्स, ये सारी चीजें जो हैं, अब इन बीमारियों के कारण होता क्या है कि आज के समय तो डॉक्टर की फैसिलिटी हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, तो अब लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन पुराने समय में मान लो एक बंदा है, उसके 10 बच्चे हैं, 7 बच्चे तो इन बीमारियों से मर जाते थे, तो बचते कितने थे? 3 बच्चे। और इसीलिए हमको पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, मरने का दर बहुत ज़्यादा है, लोग मरते बहुत जल्दी हैं, और इसीलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग अपना बर्थ रेट बढ़ा लेते हैं, पैदा करने की जो उनकी गति है वो बढ़ा लेते हैं, और इसीलिए इन इलाकों में ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? क्या मेरी ये बात समझ में आई? 2 रीज़न हैं। पहला कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, और इसीलिए एग्रीकल्चर क्लाइमेट में लोग ज़्यादा बच्चों को पैदा करते हैं। दूसरा, यहाँ पे डिजीजेस बहुत हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है कि कितना इंसान जिएगा, और इसीलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अभी इसको भी हम इकोनॉमी के कंसेप्ट से भी पढ़ेंगे। लेकिन क्लाइमेट के कंसेप्ट से पॉइंट क्या है? क्लाइमेट के कंसेप्ट से पॉइंट ये है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज ट्रॉपिकल क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट को एग्रीकल्चरल सोसाइटी, फर्टाइल लैंड या उपजाऊ भूमि क्षेत्र, मानसून क्लाइमेट और डिजास्टर प्रभावित क्षेत्र होते हैं, और इस इलाके में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्लाइमेट के पॉइंट में
जलवायु के पॉइंट में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु, with impact of several diseases, जिस क्षेत्र में कई बीमारियों का प्रभाव पड़ता है, लाइक अब दो नाम कोई भी लिख लो जो आपको अच्छे लगे हो, कोई भी दो नाम जो आपको अच्छे लगे हो, इबोला और जीका अच्छा लगा हो, इबोला और कॉन्गो वायरस लगा हो, बर्ड स्वाइन फ्लू, जो अच्छा लगा हो दो नाम लिख लो। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में जहां पे बीमारियों का प्रभाव ज्यादा है, डिजास्टर या आपदा का प्रभाव ज्यादा है, डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन, डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन, हाई डेथ रेट, अधिक मृत्यु दर, हाई डेथ रेट, अधिक मृत्यु दर, along with एग्रीकल्चर सोसाइटी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ along with एग्रीकल्चर सोसाइटी जनरली हैव मोर पॉपुलेशन, सामान्य तौर पे आबादी ज्यादा होती है, जनरली हैव मोर पॉपुलेशन, जनरली हैव मोर पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बिना कोई हवाबाजी वाली बात नहीं करेगा। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या कुंभ का मेला लगता है, बहुत सारे लोग रहते हैं कि कम लोग रहते हैं? रशियन साइबेरिया, क्या रशियन साइबेरिया में दुर्गा पूजा होती है, बहुत लोग रहते हैं कि कम लोग रहते हैं? एक्सेट्रा हैव लो पॉपुलेशन, आबादी बहुत कम है। ट्रॉपिकल मॉनसून में बहुत आबादी है। आबादी के बाद ये मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट देखा, फिजियोग्राफी देखे। थर्ड पॉइंट है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। इसमें आप एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, लद्दाख या राजस्थान और गंगा के मैदान। सिंपल बताओगे, देखो राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, जो थार रेगिस्तान है, वहाँ आबादी कम है, और ये जो गंगा के मैदान है यूपी वगैरह, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। और लास्ट पॉइंट एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि। और यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये सभी नदी के किनारे बनी है जहाँ खेती के लिए मैदान बहुत अच्छे हैं। क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर से आगे बढ़ जाएं हम? चार ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमने देखे। पहला, जमीन कैसी है, पहाड़ है कि मैदान है। दूसरा, क्लाइमेट कैसा है। तीसरा, पानी अवेलेबल है कि नहीं है। चौथा, एग्रीकल्चर कर सकते हैं वहां पे कि नहीं कर सकते। क्या चारों पॉइंट क्लियर हैं? जल्दी से बताएं मुझे। मैं सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ। ठीक। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बाद अब हम आगे चलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में वो चीजें आएंगी जैसे गरीबी। अब गरीबी जैसे ही आता है तो यूपीएससी ने एक सवाल, हेलो, यूपीएससी ने एक सवाल पूछा हुआ है गरीबी पे। ये सवाल था यूपीएससी का, जीएस पेपर 3 का सवाल है। इज पॉवर्टी द कॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन? और हाई पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी?
क्वेश्चन कितना शानदार है, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है ये, कि क्या गरीबी के कारण आबादी ज्यादा है या ज्यादा आबादी के कारण गरीबी है? आपको क्या लगता है, आप बताएं पहले, फिर हम समझाएंगे आपको इसके बारे में। ले आप बताइए, आपका क्या मानना है, गरीबी के कारण आबादी ज्यादा है या आबादी के कारण गरीबी है? सोचिए, दिमाग के पहिए दौड़ाइए थोड़ा। अंशिका कह रही हैं ज्यादा पॉपुलेशन के कारण गरीबी ज्यादा है। ठीक है, अभी 5 मिनट बाद आपके पूरे मन में बने हुए जो भी धारणाएं आएंगी हम उनको बदल देंगे। असल में थ्योरी ये कहती है, बिल्कुल बिल्कुल सुहानी, दोनों है, और तभी यूपीएससी ने सवाल पूछा है, दोनों है। असल में थ्योरी ये कहती है कि जो गरीब इंसान होता है वो जनरली लेबर होती है, वो जनरली लेबर का काम करता है। और ये जो गरीब आदमी होंगे ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा किया जाए ताकि वह लेबर का काम कर सकें, और फिर जितने ज़्यादा बच्चे लेबर का काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा घर आएगा। इसका कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पैसा होगा। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं हमारे एसेट्स। कितने बच्चों ने ये शब्द सुना हुआ है, एसेट्स? एक होते हैं एसेट, एसेट का मतलब होता है पूंजी, और दूसरा होता है लाइबिलिटी। मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, इस स्टेटमेंट को आप सबसे अच्छे कलर के पेन से लिखेंगे। फॉर पुअर पीपल, गरीबों के लिए, फॉर पुअर पीपल चिल्ड्रन आर देयर एसेट। गरीबों के लिए बच्चे उनकी पूंजी होते हैं, बट फॉर रिच पीपल, अमीरों के लिए, चिल्ड्रन आर लाइबिलिटीज। अमीरों के लिए बच्चे जिम्मेदारी होते हैं। ये स्टेटमेंट नोट डाउन हो जाए तो मुझे थम्स अप देना, तो अपने इसको समझते हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। तो हमने देखा कि गरीबों के लिए बच्चे उनकी पूंजी होते हैं और अमीरों के लिए बच्चे उनकी लाइबिलिटी होते हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये कोई बहुत बड़े शहर में रहने वाली कोई अमीर घर की लड़की है जिसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर ली है, लिटरेट है ये, बहुत पैसा है। बच्चे लाइबिलिटी होते हैं। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, मुझे क्लब जाना है, पब जाना है, मैनिक्योर पेडिक्योर ब्ला 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 कराना है, टाइम नहीं है बच्चे संभालने का क्योंकि पैसा बहुत है। असल में थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत रिच हैं, तो वह लोग बच्चे कम पैदा करते हैं, चिल्ड्रन कम पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा अपनी संपत्ति को या वेल्थ को बांटना पड़ेगा, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और इसीलिए बच्चों को वह एक बोझ मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं। इसीलिए आप देखो, दिल्ली में हद से हद इंसान एक बच्चा पैदा करता है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग या जीवन जीने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, वहाँ पे आप बच्चों से खेती नहीं करवाओगे, लेबर नहीं करवाओगे, वहाँ जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा ही आप परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि फिर सब बच्चों को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना है, सब बच्चों को फिर आपको अच्छे क्लब्स में भेजना है, सब बच्चों को बेहतरीन गाड़ियाँ दिलानी है। आपका पैसा बच्चे पालने में बढ़ जाएगा, और क्योंकि वह अपना पैसा बांटना नहीं चाहते, वो बच्चे पैदा ही कम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो एक आम किसान है, फार्मर है, वो ऐसी औरत को देख के कह रहा है, पहली फुर्सत में निकल, मेरे खेत में मेरे 11 बच्चे काम करेंगे, एसेट है वो मेरे लिए, बड़ी आई क्लब जाने वाली। और ये उनके 11 बच्चे, मुझे 4 ही बच्चे मिले थे, वो सब के सब नाच रहे हैं, क्योंकि इनको कोई स्कूल नहीं जाना, इनको कोई अपना क्लब में पार्टीज नहीं करनी, इनका काम है कैसे भी करके एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, कहीं भी जाके बस लेबर का काम मिल जाए, क्योंकि गरीबी इतनी है कि पढ़ा लिखा पाएंगे नहीं, और ये लेबर वेज लेके आएगी, ये लेबर
वेज लेके आएगी। वेज का मतलब होता है, हाँ टिंगी टिंगी काम नहीं कर पाएंगे, बड़े होंगे तो काम करेंगे। ये लेबर वेज लेके आएगी। वेज का मतलब होता है जो भत्ता मिलता है, 300 रुपये दिहाड़ी, दिहाड़ी बोलते हैं, दिहाड़ी। दिहाड़ी लेके आएगी, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा दिहाड़ी घर आएगी, और इसीलिए ये उसके लिए संपत्ति का काम करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि आबादी क्यों ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन, गरीबी ज्यादा है। क्या इस बात से क्लियर हो गया अब? अंशिका क्लियर है बेटा कि गरीबी से आबादी ज्यादा होती है? जो गरीब इंसान होता है वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है इस चाहत में कि हमारे ज्यादा बच्चे ज्यादा पैसा कमा के लाएंगे। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स का एक रीजन है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स का एक रीजन है। क्या है एक रीजन? वो स्टेटमेंट लिखा था हमने, उसी के नीचे लिखना है। पुअर नेशंस और एरियाज और कम्युनिटी। आप देखो, हमारे देश में कितने लोग रसल चौक गए हैं गाड़ी बनवाने? कभी गए हो रसल चौक गाड़ी बनवाने? आप देखोगे वहां पे ज्यादातर लोग जो गाड़ियां बना रहे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। यस और नो में जवाब देना, सही बोल रहा हूं मैं? वो मुस्लिम कम्युनिटी से। क्यों भाई? शफीक भाईजान शौकत वाले और रमजान भाईजान फलाना वाले टायर वाले, ये सब मुस्लिम ही क्यों हैं? यहाँ तक कि टेलर हो गए, कारपेंटर हो गए, सब मुस्लिम्स क्यों हैं? क्योंकि ये लोग डेवलप नहीं हो पाए, गरीब रह गए। और अगर वो गरीब रह गए तो थ्योरी ये कहती है कि वह बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, और क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उनकी इच्छा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लेबर प्रोवाइड कर सकें। आप किसी भी रसल चौक की दुकान में चले जाना, उनके पापा भी वही दुकान में काम कर रहे हैं, उनके दो दो तीन तीन बच्चे भी उसी दुकान में काम कर रहे हैं, और सब टायर खोल रहे हैं, सब के सब टायर खोल रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं चल रहा है। जो दिल्ली का मुस्लिम है वो मैक्सिमम 2 बच्चे ही कर रहा है क्योंकि वो विकसित है, वो डेवलप्ड है। लेकिन किसी और जगह का मुस्लिम आप देखोगे, यूपी का, बिहार का, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा क्योंकि वो गरीब है, उसको काम नहीं है। तो वो चाहेगा कि कैसे भी करके मेरे बच्चे मेरे ही धंधे में लग के ज़्यादा पैसा कमा सकें, वो दुकान बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये एक बड़ा रीज़न होता है। पुअर नेशन, पुअर एरिया और पुअर कम्युनिटी, गरीब देश, गरीब क्षेत्र या गरीब समुदाय, इंक्रीज पॉपुलेशन, आबादी को बढ़ाते हैं। इंक्रीज पॉपुलेशन, आबादी को बढ़ाते हैं इन दी होप, इस उम्मीद में कि वह ज़्यादा दिहाड़ी कमा सकें, इन दी होप ऑफ गेनिंग मोर। एग्जाम्पल, पुअर एग्रीकल्चरल फार्मर्स, पुअर एग्रीकल्चरल फार्मर्स और एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरियाज, गरीब किसान या फिर एग्रीकल्चर द्वारा प्रभावित क्षेत्र, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरियाज हैव हाई बर्थ रेट। यहां जन्म दर अधिक होता है। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश, यूपी। सब लोग खेती करते हैं, 70% से ज़्यादा लोग यूपी के क्या करते हैं? खेती बाड़ी। और यूपी में आप आबादी देखिए किस तरीके से आबादी बढ़ रही है यूपी में। डेवलप्ड नेशन, विकसित देश लाइक ऑस्ट्रेलिया। अब शायद आपको वो मीम याद आ रहा होगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मीम दिखाए थे, दो। डेवलप्ड नेशन लाइक ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ या यूएसए हैव लो बर्थ रेट। क्या मेरी बात को आप एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट कर पा रहे हैं, सिद्ध कर पा रहे हैं? अब समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में वो हाथ लूला जैसा क्यों रह गया, वो पतला क्यों रह गया हाथ? क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है बेटा, वहां पे पैसा बहुत है। पैसा बहुत है तो वो बांटना नहीं चाहते, वो कल्चर अलग है उनका। इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद आते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक एवं
सांस्कृतिक कारक, सोशो कल्चरल फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को पहले हम समझेंगे। वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं। वेस्टर्न कल्चर में एक सबसे बड़ा जो चेंज हालिया समय में देखा गया है कि जो शादी का एक संस्थान है, मैरिज, मैरिज क्या है असल में, जो सोशलॉजी पढ़ रहे होंगे उनने पढ़ा होगा कि मैरिज एक सामाजिक संस्थान है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। पढ़ा है ये आपने? मैरिज हो गया, फैमिली हो गई, रिचुअल्स हो गए, ये एक सामाजिक संस्थान होता है। मैरिज जो कि एक सामाजिक संस्थान है, वेस्टर्न कल्चर में ये डिक्लाइन हो गया है। वहां पे मैरिज का कोई खास रोल नहीं रहा। अब लोग मैरिज करना ही नहीं चाहते वेस्टर्न कल्चर में। देखिए इस मीम को, एक लड़के के साथ 1 2 3 4 एक साथ 4 गर्लफ्रेंड चलाऊंगा, शादी एक से भी नहीं करूंगा, मिनटोस जिंदगी जीऊंगा मैं, बच्चे और फैमिली जाए भाड़ में। वहीं लड़की भी यही सोच रही है, एक साथ 4 बॉयफ्रेंड चलाऊंगी, शादी एक से भी नहीं करूंगी, आईफोन ले लूंगी सबसे, बच्चे और फैमिली जाए भाड़ में। ये वेस्टर्न कल्चर की सोच चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, लिविंग रिलेशनशिप ज्यादा है। लिविंग नहीं बोलते हैं बेटा, उसको उसको लिव इन बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो वेस्टर्न कल्चर की ये थ्योरी है। वहां पे मैरिज, जो शादी है, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है। पता चला ये एग्जाम में लिख के आ गए, फिर यूपीएससी वाला जूता लेके ढूंढ रहा है कहाँ है बच्चे, कौन मास्टर पढ़ा के चला गया इन बच्चों को ऐसी ऊट पटांग चीजें। लिखना क्या है? सोशल कल्चरल फैक्टर्स में, इन वेस्टर्न कल्चर मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन डिक्लाइंड, ड्यू टू विच द पॉपुलेशन ग्रोथ इज ईदर न्यूट्रल और नेगेटिव। क्योंकि सामाजिक संस्थान जो विवाह का है वह पतन पे जा रहा है। इससे रिजल्ट क्या निकला कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है या पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, या तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ न्यूट्रल है, या तो वो बढ़ ही नहीं रहा है, या वो नेगेटिव हो गया है। जैसे एग्जाम्पल, जापान, रशिया, जर्मनी, नेगेटिव ग्रोथ रेट है। आप यकीन नहीं मानोगे, जर्मनी में जिस औरत के या जिस परिवार के 3 बच्चे होते हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनके 4 बच्चे होते हैं उनकी स्कूल की फीस माफ है, और जिनके 5 बच्चे होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री में दी जाती है। वो क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनकी ग्रोथ एकदम रुक गई है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है। अभी हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाना या ग्रोथ रेट रुक जाना भी पूरे देश के लिए खतरा है। अभी हम कहते हैं कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमसे युवा कौन है इस समय? हमसे जवान कौन देश होगा? अफ्रीका, जहां की हालत और खराब है। वो मैं बताऊंगा कि जवान कैसे होते हैं देश। हमारे देश में ज्यादातर लोग 15 से 30-35 साल के बीच में हैं। अफ्रीका में लोग, ज्यादातर लोग 5 से 15 साल के बीच में है। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि अफ्रीका में लोग 30 साल से ज्यादा जीते ही नहीं है। जमाने भर की बीमारियां, इबोला, जीका वायरस, फलाना ढिमकाना, सब अफ्रीका के लोगों को हो जाती है। 5 से 15 साल में वहां के लोग मर जाते हैं। तो वहां की जो औरतें हैं, जो परिवार है, वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्यों भाई इतना बच्चे पैदा कर रहे हैं? क्योंकि 10 तो मर जाएंगे ना। और इसीलिए बच्चे 15 साल तक की उम्र के जो हैं वो हमको बेस बहुत बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे तो 60 साल के लोग 1-2 ही मिलेंगे, 100 साल के लोग मुश्किल से मिलेंगे। समझ रहे हो? और इन देशों में क्या हो रहा है? इन देशों में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, लोग चाहते ही नहीं है बच्चे पैदा करना, और इसीलिए यहाँ पे हमको खेल उल्टा ही दिखता है। 60 साल से ज्यादा के लोग बहुत ज्यादा हैं और बच्चों की आबादी बहुत कम है। इसको हम नेगेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, 60 साल के लोग ज्यादा हैं तो देश पे बोझ हो गए ना ये लोग। तो 2 टाइप के बोझ होते हैं। एक होते हैं बच्चे, जिन जो कोई काम नहीं करते, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे बच्चे, हमको पालना है उनको। और एक होते हैं बूढ़े, ओल्ड, ये भी कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इनको हमको पालना है। काम के लोग होते हैं 15 साल से लेके 60 साल के बीच वाले, जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर सकते हैं, और वो अभी हमारे पास है, ये हमारे पास है अभी। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया वेस्टर्न कल्चर वाला, कि वेस्टर्न कल्चर का पॉइंट लिखना क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज का खत्म हो रहा है। मैं एक बार
रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। तो हमने वेस्टर्न कल्चर देखा, ये इंडियन कल्चर है। भारत के कल्चर को देखिए, कोई कल्चर की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडियन कल्चर, सिर्फ इंडियन कल्चर नहीं कह रहा हूँ मैं, इंडियन, चाइनीज़, साथ ही साथ अपना जो अफ्रीकन कल्चर है, इस सभी के सभी कल्चरों में जो डेवलपिंग नेशंस के कल्चर हैं, जहाँ पे ये कल्चर डेवलप नहीं हो पाया, वहाँ पे आप देखिए क्या चल रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे साथ के कई लड़कियों की शादी हो गई जो हमारे बैच में थी। मैक्सिमम लड़कियां जो हमारे देश में हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर्स का ही पॉइंट है। इंडियन कल्चर में पहली फुर्सत में शादी, दूसरी फुर्सत में बच्चे, तीसरी फुर्सत में उन बच्चों की शादी की प्लानिंग। और कहीं अगर गलती से मॉडर्न ज़माने का एक जोड़ा बन गया शादी ब्याह के बाद, कि वो सोच रहे हैं कि हम 5-6 साल कोई अभी फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे, 5-6 साल पहले हम अपनी लाइफ जिएंगे, उसके बाद 30-32 के टाइम पे देखेंगे कि कर लेंगे भाई एक आध फैमिली आगे बढ़ाने के लिए। तो मोहल्ले की आंटियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर, पता तुम्हें तावड़े की बहू को कोई बच्चा नहीं, 4 साल हो गए। ये सारी समस्याएं, जिसको हम सोशल प्रेशर कहते हैं, सामाजिक दबाव कहते हैं, ये चीज़ें आपने अपनी रियल लाइफ में फील करी होंगी, रियल लाइफ में देखा होगा। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी एज 25 होनी है, और वो पेपर इसीलिए दे रहे हैं इस साल क्योंकि उनके घर से दबाव है कि अगर 25 साल तक पेपर नहीं निकला तो 25वें साल ही तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। सोशल कल्चरल फैक्टर्स में ये जो फैक्टर है इंडियन कल्चर का, इस इंडियन कल्चर में सोशल प्रेशर, अर्ली एज मैरिज, अर्ली एज मैरिज, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड, ये इस पॉइंट को भी मैं आपको समझाऊंगा कि लड़के की चाहत बहुत है हमारे देश में, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड बहुत है हमारे देश में, पाएंगे उसको। इंडिया का कल्चर इतना समझ में आया अभी। इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, मैरिज इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। मैरिज इज, या जो विवाह है, ये बहुत ही सशक्त सामाजिक संस्थान है। मैरिज इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और देखिए अभी इंडियन कल्चर खत्म नहीं हुआ है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स में भी इसमें आएंगे। सोशो कल्चरल फैक्टर्स में ये वाला पॉइंट समझ में आया, मैरिज इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, अर्ली एज मैरिज, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, एक्सेट्रा, along with social pressure leads to high population growth rate। ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया? सामाजिक दबाव, जल्दी उम्र में शादी हो जाना, कम उम्र में शादी हो जाना, और पुरुष पुत्र की या पुत्र की चाहत रखना, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिया में काम करते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होने का, आबादी वृद्धि दर ज़्यादा होने का। सोशो कल्चरल फैक्टर्स में ही एक और फैक्टर आता है हमारा, इस फैक्टर को हम इकोनॉमिक फैक्टर में भी डाल सकते हैं, इसको हम इकोनॉमिक फैक्टर में भी डाल सकते हैं। वो है मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य एवं औषधीय सेवाएं। ये पाया गया रिसर्च में कि जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है, जहां लोग मरते बहुत ज़्यादा हैं, वहीं पर बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है। जहां लोग मरते ज़्यादा हैं, वहीं पे लोग पैदा भी सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे अफ्रीका। ये देखिए, ये फोटो देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर कटिंग है। प्रेग्नेंट वुमेन इन यूपी आर डाइंग, मर रही हैं, फेल्ड बाय सिस्टम दैट रिलाइज ऑन ओवरवर्क्ड हेल्थ वर्कर्स। ये बच्चे की डिलीवरी हो रही है यूपी में, कैसे हो रही है भाई? कोई दाई अम्मा आई है, लोगों ने आजू बाजू साड़ी घेर ली है, पति को लात मार के बाहर निकाल दिया है, और फिर ये कोई दाई अम्मा आएगी, और जो कई पिक्चरों में दिखाया जाता है कि कभी कभार इमरजेंसी जो डिलीवरी होती है, ये ऐसे डिलीवरी होगी। कई बार इसमें प्रेग्नेंट वुमेन खुद मर जाती है,
कई बार बच्चे जो पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, इतने कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं। कहने का मतलब है, व्हाट आई मीन टू से, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको बेहतर मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उन इलाकों में डेथ रेट ज़्यादा होगा, और उस डेथ रेट की भरपाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा। हमारा बच्चा तो गांव में नाले के पीछे पैदा हुआ था, 10 बच्चे किए थे सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, 10 बच्चे किए थे। समाज में भरा पूरा परिवार रहे, 5 मर गए, 5 ही बचे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य एवं औषधीय सुविधाओं के उपलब्धता ना होने के कारण द डेथ रेट इज हाई, एंड टू कंपनसेट दैट रेट, और उस मृत्यु दर की भरपाई करने हेतु बर्थ रेट इज ऑल्सो हाई। एग्जाम्पल, 1921 इंडिया, 1921 का भारत, अफ्रीका प्रेजेंट में, वर्तमान में अफ्रीका, और 1921 का भारत। मोदी जी के कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहन है मोदी जी। योगी आदित्यनाथ कितने भाई बहन हैं? 7 भाई बहन है। लालू प्रसाद यादव के कितने भाई बहन हैं, मतलब कितने बच्चे हैं लालू प्रसाद यादव के? लालू प्रसाद यादव के 11 बच्चे हैं। जरा इसको सुनिए। सबसे ज़्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से, और 120 करोड़ हैं हम लोग। तो एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज़्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी, और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। ये फैमिली प्लानिंग क्या है, फैमिली प्लानिंग कौन से कब लाई गई थी, ये हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आप देखोगे इस समय जो पुराने ज़माने के लोग थे, आपके पापा मम्मी से पूछो आप, वो कितने भाई बहन होंगे? 5-6 भाई बहन बताएंगे कि हम लोग 5-6 भाई बहन हैं। क्यों इतना बताएंगे? क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। उस समय फेमाइन वगैरह आते रहते थे, बाढ़ वगैरह आती रहती थी, लोग बहुत मर जाते थे, और इसीलिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। वहीं अगर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटलाइज्ड डिलीवरी की बात करें, जैसे इस महिला को देखिए, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, फोटोशूट भी चल रहा है बाकायदा। अगर ऐसी डिलीवरी होती है और प्रॉपर सेफ्टी और हेल्थ सर्विस मिलती है, ऐसी सिचुएशन में डेथ रेट भी कम होता है, तो बर्थ रेट भी कम हो जाता है। बच्चे मरते कम हैं तो पैदा भी लोग कम करते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आई? क्या मेरी ये बात समझ में आई? अगर सुविधाएं मेडिकल फैसिलिटीज़ की नहीं है तो महिलाएं भी ज़्यादा मरेंगी, बच्चे भी ज़्यादा मरेंगे। अब इनके लिए ना कुछ शब्द यूज़ होते हैं जो हम कल पढ़ेंगे। जैसे कई जगह सुने होंगे आपने, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, सेक्स रेशो, और अपना एक और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये कौन कौन सी रेट्स हैं ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये कल के टॉपिक्स हैं। एक और बहुत बड़ा टॉपिक है लिटरेसी। यूपीएससी ने 2019 में एक सवाल पूछा, एम्पावरिंग वुमेन, महिला सशक्तिकरण, इज की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। 2019 का क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण आबादी नियंत्रण की चाबी है, की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये दो महिलाओं का कंपैरिजन है आपके सामने। ये एजुकेटेड वुमेन है जो शहर में रह रही है, जो केरला जैसे राज्य में है, जो केरला जैसे राज्य में, और ये एक ऐसी महिला है जो बिहार में रहती है, राजस्थान में रहती है, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, बचपन में इसकी शादी हो गई। ये एजुकेटेड वुमेन क्या कह रही है? ये कह रही है, मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ पता है। इस महिला को सारी वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की जानकारी है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी महिला है। इसको ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ पता है
कि कब बच्चों को कितनी बार सोनोग्राफी करानी है, कितनी बार डॉक्टर को चेकअप कराना है, किस स्थिति में पिल्स लेनी चाहिए, किस स्थिति में नहीं लेनी चाहिए। इसको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन मिला हुआ है, मतलब कौन सी एज प्रॉपर होती है चाइल्ड को बर्थ देने के लिए, किस एज में बर्थ नहीं देना चाहिए, एक लाइफ साइकिल में कितने बर्थ देने चाहिए, पूरी प्रॉपर एजुकेशन मिली हुई है। जैसे आप लोगों को भी क्लास 8th और क्लास 10th में जो ज़रूरी एजुकेशन होगी वो मिली होगी, लेकिन ये फैसिलिटीज़ भारत के पुराने जो स्कूल्स रहते थे पुराने टाइप के, उसमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। ये महिला अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स जानती है, ये अपने प्रजनन के अधिकार जानती है। रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या होते हैं? जैसे कई राइट्स होते हैं हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स, नाम सुना है फंडामेंटल राइट्स? अब पुष्पराज सर इतना पढ़ा के गए, ये तो सुना ही होगा। इसी प्रकार से ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानव अधिकार होते हैं। इसी प्रकार से रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं, प्रजनन के अधिकार होते हैं। प्रजनन के अधिकार का मतलब है विदाउट कंसेंट, बिना दोनों पार्टनर की मंजूरी के, मतलब जब तक पति और पत्नी दोनों की सहमति ना हो, वन कैन नॉट फोर्स टू रिप्रोड्यूस। वह दबाव नहीं डाल सकते बच्चे को जन्म देने के लिए। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो प्रोटेक्शंस आती हैं, पिल्स आती हैं, ये मेडिकल नॉलेज है, ये एजुकेटेड वुमेन को ही होगी, ये गांव की महिलाओं को नॉलेज नहीं होगी। ये मेडिकल फैसिलिटीज, ये राइट्स के अंदर आता है, ये रिप्रोडक्टिव राइट्स के अंदर आता है। लेकिन इन अधिकारों की बात शहर की महिला कर सकती है, पढ़ी लिखी महिला कर सकती है, गांव की महिला नहीं कर सकती। मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूं, अपनी मर्जी से फैमिली प्लान करूंगी, इवन इफ इसका हस्बैंड इसको फोर्स भी करे कि हमें फैमिली प्लान करनी है, लेकिन क्योंकि इसको अपने अधिकार पता है, ये वुमेन मतलब पॉपुलेशन को आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक इसकी मर्जी नहीं होगी। कहने का मतलब है एक एम्पावर्ड वुमेन, एक सशक्तिकृत करी हुई महिला, जिसके पास प्रॉपर मेडिकल एम्पावरमेंट हो, ये पॉइंट्स देखते चलिएगा, जिसके पास एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, जिसके पास मेडिकल एम्पावरमेंट हो, जिसके पास इनकम एम्पावरमेंट हो, पैसे आते हैं उसके पास, जिसके पास सामाजिक एम्पावरमेंट हो, जिसके पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, ऐसी एम्पावर्ड या सशक्तिकरण वाली महिला पॉपुलेशन कंट्रोल की चाबी है। यही तो यूपीएससी पूछ रहा था आपसे, यही यूपीएससी ने पूछा था। दूसरी तरफ इंडियन वुमेन को देखिए जो बिहार वगैरह के गांव में रहती है, इस महिला को देखिए, मेरी चाइल्ड मैरिज हो गई थी, अर्ली एज मैरिज हो गई थी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो कोई जानकारी नहीं है रिप्रोडक्टिव राइट्स की, कोई अधिकार की जानकारी नहीं है। पहले पति फिर सासू माँ के कहने पे 4 बच्चों को जन्म दे दिया। सासू माँ चाहती थी कि 3 लड़कियों के बाद एक लड़का तो होना ही चाहिए, तो 3 लड़कियां और एक लड़का हमारे परिवार में है। प्रॉपर सुरक्षा नहीं ली तो आज मुझे कैंसर भी हो गया है। ये एक नॉन एम्पावर्ड महिला है, और ऐसी महिला आबादी को बढ़ाने का काम करती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए हैं दोनों? बताएं मुझे। ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स ही चल रहे हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर्स में शिक्षा का स्तर, लिटरेसी, रिलीजियस एंड कस्टम्स, धर्म और परंपराएं। किसी भी धर्म का नाम हम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन एक रेफरेंस दिया गया है। जैसे कुछ रिलीजन्स में, कुछ धर्मों में कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, कुछ रिलीजन में अबॉर्शन को गैर कानूनी माना जाता है। जैसे ये जो रिलीजन की बात मैं कर रहा हूं, आप समझ तो गए होंगे फोटो देख के। इस रिलीजन में ये माना जाता है कि जैसे ही बच्चे का पहला सेल, पहला अणु फीमेल के अंदर तैयार होता है, फ्योटस के अंदर तैयार होता है, वहीं से लाइफ की शुरुआत हो जाती है, और किसी भी लाइफ को खत्म करना धर्म के खिलाफ है। तो आप देखिए ये क्या कह रहे हैं मियाँ साहब,
तौबा तौबा मियाँ, खौफ खाएं, अबॉर्शन की इजाजत नहीं है जनाब, ऊपर वाले की देन है, आने दें। मतलब रिलीजियस कारणों से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। बताएं मुझे, हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि धर्म अबॉर्शन की इजाजत नहीं देता। उसी प्रकार से ये देखिए, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के एक भाई साहब हैं जिनसे हम सब लोग बिलोंग करते हैं। हमारे धर्मों में भी कुछ चीजों को टैबू माना जाता है, समाज के खिलाफ माना जाता है। जैसे मान लीजिए इन भाई साहब के बेटे ने बोला हो कि अभी हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं है और हम चाहते हैं कि हम कुछ लाइफ अपनी जिए, हम प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, गोलियों वगैरह का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए पुराने ज़माने का खूसर बुड्ढा क्या कह रहा है, शर्म कर ले कल मुए, प्रोटेक्शन और गोलियों का यूज़ करेगा, खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा, लोग क्या कहेंगे। परंपराएं और धर्म पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण बनती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? इसीलिए आप देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के सेंटर हैं। आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। यहाँ तक कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले इलाकों में से आता है। मतलब वहाँ छोटे से देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या मेरी बात ये वाली समझ में आ गई, रिलीजन और कस्टम वाली? धर्म और परंपराओं की बात समझ में आ गई? कुछ धर्मों में अबॉर्शन को इलीगल माना जाता है। कुछ सामाजिक परंपराएं ऐसी हैं, आज भी आप देखें कई वेब सीरीज बनी हुई है, यूट्यूब में देखोगे कई वेब सीरीज बनी हुई है। लोग मेडिकल स्टोर जाके गोली और ये जो मेडिसिन हैं और जो भी फैसिलिटीज उपलब्ध है, इन चीज़ों को मांगने में शर्म करते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी एक टैबू सोसाइटी है। टैबू मतलब कुछ चीज़ें एक वो बनी हुई हैं कि यार ऐसा नहीं करेंगे, समाज के खिलाफ है, समाज क्या सोचेगा, यही सोच के चले आ रहे हैं। तो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। कल हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ कम हुई है। अब हमको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ क्यों कम हुई है बेटा, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, वहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, वहाँ एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं है, वहाँ टेक्निकल सोसाइटी है, वहाँ मैरिज का इंस्टीट्यूशन फेल हो चुका है, वहाँ लिव इन रिलेशनशिप की परंपरा ज़्यादा है, वहाँ पे सोशल प्रेशर कम है, वहाँ पे गरीबी कम है। इसी कारण से विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि कम हुई है। और अगर आपको अभी की क्लास पूरी समझ में आ गई होगी तो आप इन फैक्टर्स के हिसाब से ये चीज कंक्लूड कर पा रहे होगे, इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप ये चीज कंक्लूड कर पा रहे होगे कि ये जो टेबल हमने देखी थी, ये टेबल एशिया और अफ्रीका के लिए ज्यादा आबादी और नॉर्थ अमेरिका यूरोप के लिए कम आबादी क्यों बता रही है। समझ पा रहे हो? क्योंकि आपने दोनों जगहों की सोसाइटी कंपेयर करी, तो अब आप शायद इस बात जान पाओ कि हाँ भाई, अफ्रीका में या एशिया में एग्रीकल्चर सोसाइटी, पुराने रीति रिवाज, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, अधिकारों की कोई बात नहीं होती, आबादी ज़्यादा होगी, गरीबी है। डेवलप्ड नेशन अमेरिका जैसे बड़े लोग हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, जो बहुत पहले ही विकसित हो चुके हैं, यहाँ पे गरीबी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन कंपलसरी है, हेल्थ प्रॉपर मिल रही है, राइट्स बराबर है महिलाओं को, कोई टैबू नहीं है कि ऐसा ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, ये खरीद सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। क्या ये टेबल और आज की क्लास के साथ आपका दिमाग इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर पा रहा है? तो कल हम क्या देखेंगे? कल हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। वैसे तो हम देख चुके हैं फैक्टर्स, हमको सिर्फ लिखना है फैक्टर्स। इंडिया में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडिया में आबादी या डेवलपिंग कंट्रीज में आबादी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, हमारे देश में कैसी वृद्धि हुई है। क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है। बर्थ रेट मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट मतलब कितने लोग मर रहे हैं। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, सेक्स रेशो क्या होता है, पिरामिड क्या होते हैं, एज पिरामिड। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ा आया? चलो मिलते हैं कल। गुड नाइट, जय हिंद।